Good morning everyone. I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this particular lecture you will learn about the electric flux, the expression of electric flux for the different type of surfaces and the physical significance of the electric flux. Then we will understand what is the Gauss law of electrostatics and we will prove that particular law by taking a simple example. As well as we will discuss a particular numerical regarding the previous year board paper, that how we can calculate the electric flux for a given particular surface. So before starting this particular lecture, I would like to revise the previous lecture contents in which we discuss about the electric dipole placed in a uniform and non-uniform electric field. So when we place a electric dipole in uniform electric field, then the net force acting on that dipole will be zero and the torque acting on dipole is represented by P cross E, where P vector is the electric dipole moment and E vector is the electric field. Okay, the right hand thumb rule we can use to find the direction of that particular torque. It is clockwise or anti-clockwise rotation. Torque produces the rotation in that particular dipole in the electric field. As well as in case of non-uniform electric field, the dipole will have torque as well as force. Both values the dipole will have, and the direction of the force acting on the dipole when we consider that torque is zero. दो cases हमने वहां पर लिए थे. First case was theta equals to 0, P parallel to E. Then we observe that जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूव करता है. और जब हम थीटा 180 लेते हैं, P और E एंटी पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन में E की इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अपोजिट डाइपोल के ऊपर फोर्स लगता है, यानी डाइपोल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग E की डायरेक्शन में मूव करता है. क्लियर? सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फ्लूइड वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 11th क्लास का, उसमें भी हमने एक स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कैलकुलेट किया, जिसको टॉरिसली लॉ भी हम कह रहे थे. तो उस स्पीड ऑफ ई फ्लक्स में ई फ्लक्स का मीनिंग भी क्या था? द flow in outward direction. The process of flow in outward direction is called E flux. यहाँ भी इस फ्लक्स का मीनिंग वही है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्लो की बात करते हैं कि फ्लो किसी पर्टिकुलर सरफेस से आउटवर्ड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को फ्लक्स कहा जाता है. क्लियर? फ्लक्स वर्ड जो है इसका मीनिंग ध्यान से समझना. इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग आउटवर्ड. अब यहाँ क्या फ्लो हो रहा होगा? यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसका फ्लो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात की थी. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर सरफेस से आउटवर्ड फ्लो होती है, तो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हो रही है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. क्लियर? फिर समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द total number of electric lines of forces passing perpendicular to the given surface. और एक्चुअल में जो सरफेस या एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर? एरिया और सरफेस को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये मेरे पास में एक सरफेस है जिसका कुछ पर्टिकुलर एरिया है, तो इसकी अगर मुझे डायरेक्शन नोट करनी है तो वो डायरेक्शन किधर होगी? इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस. क्लियर? इस वेक्टर को एन कैप लिख सकते हैं. जैसे सपोज कि ये पूरी सरफेस जो है ये क्या है अपने पास? एस इसका टोटल एरिया है. तो इस पर्टिकुलर सरफेस वेक्टर एस को मैं क्या लिखूंगा? एस इंटू एन कैप. एस कैप भी लिख सकते हो, एन कैप भी लिख सकते हो. सपोज यूनिट वेक्टर जो है इसके डायरेक्शन के अलोंग, एरिया की डायरेक्शन के अलोंग, दैट इज एन कैप. तो एन कैप अगर ये डायरेक्शन है तो सिचुएशन में एन कैप किधर होगा? परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस. क्लियर? अब परपेंडिकुलर देखो, एक ये डायरेक्शन भी होती है और एक ये डायरेक्शन भी होती है. दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. तो उसके लिए हम क्या रूल लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल बनाते हैं. हर सरफेस एक क्लोज्ड कर्व से फॉर्म होती है.
हर सरफेस एक क्लोज कर्व से फॉर्म होती है। तो अगर सपोज करो ये जो सरफेस है ये इस तरह इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्लोज कर्व बनाने से फॉर्म हुई है, तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्लियर, आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर। और अगर सपोज करो कि हमने ये क्लोज कर्व जो बनाया है, इसका जो बाउंड्री है इसकी वो इस तरह से डिजाइन की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर इनवर्ड ये वेक्टर जाएगा जो एस वेक्टर है, क्लियर, यानी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। ओके, तो इस सिचुएशन में एक्चुअल में हमें नहीं पता होता ना कई बार कि वो क्लॉकवाइज चलने से बनी है क्लोज कर्व से या एंटी क्लॉकवाइज क्लोज कर्व से बनी है। तो इस सिचुएशन में जब आपके पास प्लेन सरफेस होती है तो हम उसकी कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ एन कैप की बात करें तो वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लियर, क्लोज सरफेस जैसे कोई स्फीयर है, सिलेंडर है, या फिर सपोज करो कि हमारे पास कोई क्यूब है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन को, जो भी सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन को हम उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं या उस सरफेस की डायरेक्शन कहते हैं, क्लियर। जैसे सपोज ये मेरे पास में डस्टर है, क्लियर, तो इस डस्टर की अगर मैं इस सरफेस की डायरेक्शन की बात करूं तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये क्या है, एक क्यूबॉइड का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई इसकी। इस सरफेस की बात करें अगर हम तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गई। इस सरफेस की बात करें अगर हम तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी हर इसके जो 6 सरफेसेस हैं, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, इन सारी 6 सरफेसेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। जैसे इधर इसकी डायरेक्शन, यहाँ इसकी ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, और दिस वन जो मेरी तरफ है सरफेस उसकी डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हम हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, क्लियर। ऐसे ही सपोज हमारे पास अगर इस तरह की स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ इसकी डायरेक्शन है सरफेस एरिया की परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, इसी तरह से अगर सपोज करो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस तरह की सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, क्लियर, हेयर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो इसका एरिया बनेगा यहाँ इस तरह का सर्कुलर, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ रहेगी और इस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ रहेगी। तो किस पर्टिकुलर सरफेस की क्या डायरेक्शन लेनी है ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम न्यूमेरिकल्स भी हैंडल कर सकें और जो गॉस लॉ और उसकी जो एप्लीकेशंस है उसको भी हम डील कर सकें, क्लियर। तो कुल मिला के सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, क्लियर। अब मैंने बात की थी फ्लक्स की, तो फ्लक्स किसे कहेंगे कि सपोज ये हमारे पास में अगर कोई सरफेस है तो इस मैथमेटिकली फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको मैं बता रहा हूं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस, यानी सरफेस की डायरेक्शन के अलोंग है, क्लियर। भाई सरफेस की भी डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट ही फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसको फाई सिंबल से या फाई ई सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, क्लियर, यानी E इंटू एस विल बी द फाई ई। बट सपोज करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, एरिया वेक्टर तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो दिस कंपोनेंट विल बी व्हाट, इट इज E cos थीटा। E वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा ये एंगल है, तो E cos थीटा विल बी कंपोनेंट, तो E cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S, यानी E S cos थीटा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सरफेस। ये जो सरफेस है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जब भी हम डिफाइन करते हैं तो किसी गिवन सरफेस से रिलेटेड या गिवन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की बात करते हैं।
क्लियर। यहाँ सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसका भी प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द एरिया गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर मैं ई एस कॉस थीटा लिखूं तो उसको मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, ई डॉट एस, है ना। ए बी कॉस थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ए डॉट बी लिखते हैं हम, क्लियर। तो ये ई डॉट एस होगा और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसीलिए फ्लक्स इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फ्लक्स जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। एज वेल एज अगर हम इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट मिल जाएगी और उसी से हम कैलकुलेशन करके डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। द फ्लक्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ flow in outward direction। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक या फ्लक्स से डिफाइन करते हैं। फ्लक्स जो है उसके मीनिंग को मैंने बताया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये इसका एक तरह से सिग्निफिकेंस भी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से हम इसको डिनोट करते हैं। हर वेक्टर फील्ड का एक फ्लक्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, तो उसके क्या होंगे, फ्लक्स होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की भी हम आगे चल के बात करेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, क्लियर। टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया about which we calculate it। यानी जिस पर्टिकुलर एरिया और सरफेस के अबाउट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, क्लियर। अब अलग अलग डिफरेंट वे में हम एक चीज तो ये ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कि फ्लक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, क्लियर। अब सपोज हमारे पास में एक सिंपल सा केस लेते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर सरफेस, इसकी डायरेक्शन सरफेस की, ठीक है, सरफेस और एरिया is a vector quantity having direction perpendicular to it। यानी अगर सपोज करो कि मैं इस पूरे एरिया को एस कह रहा हूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एस कैप लिखो या एन कैप लिखो वो परपेंडिकुलर होगी, और इसी डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं सपोज फर्स्ट केस में, क्लियर। तो इन दिस सिचुएशन अगर मैं ये फर्स्ट केस लूं जिसमें E पैरेलल टू S है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और S यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पैरेलल है, यहाँ S क्या होगा, इसको S वेक्टर को अगर हम लिखें तो S वेक्टर इज S इंटू एन कैप। S की मैग्नीट्यूड यानी एरिया, सपोज अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम ए स्क्वायर, ए अगर साइड है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं,
क्लियर? तो S इंटू एन कैप विल बी द वेक्टर S, और ये पैरेलल हो अगर S के, उस सिचुएशन में फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल E इंटू S, क्लियर? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का या एरिया का जस्ट जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अदर डायरेक्शन में हो तो फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, उसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो इन दिस सिचुएशन सपोज दिस इज द सरफेस एंड दिस इज एन कैप। एन कैप में सरफेस की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, क्लियर? एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। इसका टोटल एरिया जो है वो एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए लेटर भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो। ओके, तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, और वो कंपोनेंट क्या आएगा? दैट विल बी ई कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट का एस के साथ जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि देखो डेफिनेशन में परपेंडिकुलर होना जरूरी है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें उसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर लेना पड़ता है या उसकी डायरेक्शन में लेना पड़ता है, क्लियर? तो इस सिचुएशन में हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा? दैट विल बी ई कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है? ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। तो E की जगह क्या आ गया यहाँ पे इस बार? E cos थीटा, और यहाँ अगर देखें तो एक्चुअल में थीटा कितना है? 0 है, क्योंकि पैरेलल है ना, तो थीटा 0 है, तो थीटा 0 रखोगे तो cos 0 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी वही बन जाएगा अगर हम इस थीटा को 0 कर दे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड S कैप या N कैप की डायरेक्शन में ही आ जाए, क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ES cos थीटा, and ES cos theta is what? It is E dot S. So phi E can also be represented as the dot product of E and S. Clear? Dot product of E and S. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर? तो एक लाइन अगर हम यहां नोट करें तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम इसकी SI यूनिट लिखें, SI यूनिट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट को हमने क्या लिखा था? न्यूटन पर कूलम, और S एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और हम वोल्ट पर मीटर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखते हैं, जो सेकेंड चैप्टर में चल के हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको वोल्ट पर मीटर भी लिखूं, ओके, और सेकेंड यूनिट बता रहा हूं, इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी वोल्ट इनटू मीटर, क्लियर? दैट विल बी वोल्ट इनटू मीटर। तो वोल्ट इनटू मीटर ज्यादा कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है, ऐसा यूनिट। ये भी लिख सकते हो, बट वोल्ट इनटू मीटर यूनिट याद रखना, इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर? अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो इसी से लिख सकते हैं, ओके? सॉल्व करना आता है हमें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इट विल बी न्यूटन के लिए M1 L1 T माइनस 2 और मीटर स्क्वायर L2 डिवाइडेड बाय A1 T1, ये आएगा डिवाइडेड बाय A1 T1। इसको सॉल्व करो तो m की पावर 1 ही रहेगी, दैट विल बी M1। L देखो 3 पावर हो गई, 1 प्लस 2, तो दैट विल बी L3। T की पावर -3, T की पावर -2 और ऊपर आएगा -1, T -3 एंड A की पावर -1, ये A ऊपर जाएगा, देन इट विल बी A टू द पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 L3 T -3 A -1। ओके, सो नोट डाउन टिल दिस वन।
नाउ सपोज अगर हमारे पास जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं है, ठीक है, इस तरह की कोई कर्व्ड सरफेस है, क्लियर। तो इस कर्व्ड सरफेस के अलोंग अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, अभी ये ओपन है सरफेस, केवल सरफेस है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, क्लियर। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इसको अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो सिचुएशन में क्या होगा कि हम यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एलिमेंट में इसको डिवाइड करेंगे पहले, क्लियर। तो स्मॉल अगर हम सरफेस एलिमेंट्स में, जैसे मैंने एक सर्कल बना रखा है, तो ये एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट हो गया। इस सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे और उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से। मान लो ये ds वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर को अगर मैं ds वेक्टर कहता हूं, तो ds वेक्टर और उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, E वेक्टर के साथ, जो भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर करते हैं, तो सिचुएशन में ये हमें क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर गिवन स्मॉल सरफेस एलिमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही हम बहुत सारे, जितनी भी टोटल सरफेस है यहाँ पर, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें और हर सरफेस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड कर लें, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, उन सभी इंडिविजुअल फ्लक्स का वेक्टर सम होगा, क्लियर। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो सपोज करो कि ये हमारे पास में कोई एक आर्बिट्ररी सरफेस है। इस सरफेस में, दिस इज द सरफेस एस, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट मैंने लिया विच इज ds, या डेल्टा s भी ले सकते हैं, सपोज मैं डेल्टा s ले लेता हूँ, क्लियर। डेल्टा s मैंने लिया और इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी n कैप ये डायरेक्शन हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लेता हूँ E1 और ये डेल्टा S1, n कैप ये डायरेक्शन है। तो इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर ds जो सरफेस एलिमेंट है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा फाई वन विल बी E1 डॉट डेल्टा S1, ये लिखेंगे। ऐसे ही हमें बहुत सारे सरफेस एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सरफेस पर लेने हैं ताकि ये पूरी सरफेस कवर हो सके, ओके। एक भी छोटा सा पॉइंट भी वहां पर स्किप नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये थर्ड केस है, ठीक है, ये हम थर्ड केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमने किया था जब प्लेन सरफेस थी और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में था। सेकंड केस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थीटा एंगल पर था सरफेस की डायरेक्शन से। और थर्ड केस में हमको एक आर्बिट्ररी या इररेगुलर शेप ले रहे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होगा उसके साथ एसोसिएटेड वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लिखेंगे, फाई वन डेल्टा फाई वन प्लस डेल्टा फाई टू प्लस डेल्टा फाई थ्री एंड सो ऑन प्लस डेल्टा फाई एन। ठीक है, अगर मैं इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो इन सब की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 प्लस E3 डॉट डेल्टा S3 एंड सो ऑन En डॉट डेल्टा Sn। क्लियर, यही होगा। हमने एक एक सरफेस एलिमेंट्स जो थे उनके अलोंग फ्लक्स को कैलकुलेट किया और सबका हमने सम कर दिया। ये एल्जेब्रिक सम होगा, ओके। ये वेक्टर सम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जो मिलके बनाएंगे वो एक स्केलर बनाएंगे और स्केलर्स का हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। क्लियर। सो इन दिस सिचुएशन इसी को मैं एक सिंगल टर्म से लिख सकता हूं, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n ई आई डॉट डेल्टा एस आई लिख सकते हैं। हमने सब सिग्मा टर्म से लिखना कई जगह स्टडी किया है, कई जगह सीखा है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में भी ये कब वैलिड होगा जब आपके पास में जो सरफेस है उसमें कहीं कहीं डिसकंटिन्यूटी भी है। क्लियर। तो हम या डिस्क्रीट अलग अलग जगह पे सरफेसेस हैं तो उस केस में भी हम टोटल अगर उन सरफेस के लिए रिगार्डिंग अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो ये आएगा। बट अगर सपोज करो कि वो सरफेस कंटिन्यूअस है और हम n को बहुत लार्ज लेते हैं तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n यहां पर क्या है, n नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स। क्लियर। और ds को हम सरफेस एलिमेंट बोलते हैं, दिस इज सरफेस एलिमेंट।
ठीक है, लाइन एलिमेंट होता है, सरफेस एलिमेंट होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। लाइन एलिमेंट की मैंने बात की थी कहां पर, जब हम रिंग के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे एक्सिस के ऊपर। ओके, तो रिंग की एक्सिस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते तो डीएल मैंने एक सरफेस एलिमेंट लिया था, ऐसे ही डीएस जो है वो सरफेस एलिमेंट है, या डेल्टा एस भी कह सकते हो। क्लियर, डीएस डेल्टा है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन बहुत लार्ज अगर लेते हो तो डेल्टा एस क्या होगा, इसको डेल्टा एस से लिख लो। चलो, डेल्टा एस टेंडिंग टू व्हाट, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो। ओके, जितने ज्यादा सरफेस एलिमेंट्स लोगे उतना ही इंडिविजुअल सरफेस एलिमेंट का जो एरिया है वो कम होता जाएगा। क्लियर, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए एन तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। क्लियर, बट वो सिचुएशन में हम जाएंगे नहीं, हम थोड़ा लार्ज, कितना लार्ज रख सकते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये, तो कितना लार्ज रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें तो डेल्टा जीरो हो जाता है। एंड कंटिन्यूटी होने के कारण इस सिचुएशन में हम समेशन साइन को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रल साइन में। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल साइन। कई बार हमने इस चीज को भी समझा है कि कब समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, जब एन लार्ज हो इस सिचुएशन में और डेल्टा एस वेरी स्मॉल हो और कंटिन्यूटी हो उस पर्टिकुलर कर्व के अलोंग जहां हम ये सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ये इंटीग्रल साइन में अगर कन्वर्ट हो जाए तो देखो फाई ई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस आ जाएगा। अब डेल्टा को हम जब इंटीग्रल करते हैं तो डी एस की टर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, तो इसीलिए हम इंटीग्रल साइन के साथ में एक एस भी लिखते हैं कई बार। ओके, ये एस रिप्रेजेंट करता है कि ये सरफेस एलिमेंट, सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो दिस इज द फाई ई, इसी को हम इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं अगर थीटा एंगल है बिटवीन द ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। क्लियर, अब एक और सिचुएशन, इफ द सरफेस इज क्लोज्ड, if the surface is closed, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। ओके, जो गॉस थ्योरम आगे पढ़ने वाला है उसमें हमें क्लोज्ड सरफेस ही लेनी पड़ेगी। तो इफ द सरफेस इज क्लोज्ड विच ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, ठीक है, जो क्या करती हो, कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हो। जैसे सपोज इसकी बात करूं, ठीक है, ये जो मेरे पास में एक बॉल है ये स्फेरिकल सरफेस में कह सकता हूं, तो ये क्या कर रही है, क्लोज सरफेस है, हर जगह पे क्लोज है, तो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। तो उस सिचुएशन में हम अगेन क्या करते हैं, छोटे छोटे डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और सबको सम करके इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी है, और एन लार्ज रखते हुए। तो वहां चेंज क्या आता है, जो ये इंटीग्रल साइन है उसके ऊपर एक सर्कल लग जाता है। क्लियर, यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर, कई जगह इंटीग्रल पे ये सर्कल नहीं होता और कई जगह इंटीग्रल पे सर्कल होता है, तो इनमें डिफरेंस को समझना। अगर इंटीग्रल साइन पे सर्कल नहीं है तो वो क्लोज सरफेस नहीं है, और अगर इंटीग्रल साइन पे सर्कल है ये तो वो क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लोज सरफेसेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया तो आपको गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग या अपने जो पेपर आता है उसके रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत आराम समझना, और प्लस ये मैग्नेटिक फ्लक्स में भी एज इट इज हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखता हूँ फाई बी तो वो ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाता है, तो दैट विल बी बी डॉट डी एस, वो भी सरफेस इंटीग्रल ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो वो 5th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक एक बार नोट करो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट है, तो आप रिवाइंड करके इसको वापस समझ सकते हो। ओके, सो नोट डाउन। The Gauss theorem for electrostatics and its proof. Okay, so write down the next heading. Gauss theorem
ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिफ्थ चैप्टर में हम गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग भी करेंगे। ओके, यहां हम गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। तो गॉस नाम के फिजिसिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक लॉ दिया था, और वो लॉ ये है कि अगर हमारे पास में कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्लियर, जो कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, तो उस क्लोज्ड सरफेस के साथ एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। यानी कुल मिला के ये थ्योरम हमें जो चार्ज और किसी पर्टिकुलर सरफेस के रिगार्डिंग फ्लक्स है उसको रिलेट करती है। क्लियर, तो टोटल चार्ज कितना है उस सरफेस के अंदर एनक्लोज मल्टीप्लाई बाय 1/ε0। क्लियर, और 1/ε0 में एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर वी कैन से। क्लियर, तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा इतना है कि फाई ई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है तो यहां पर ये इंटीग्रल ई डॉट ds होगा। क्लियर, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds, और इसी को हम क्या लिखेंगे? सिग्मा क्यू इन। ओके, अब सिग्मा साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमें अगर अलग अलग चार्जेस हैं तो उन सबका टोटल अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, और इन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर इनसाइड द क्लोज सरफेस टोटल चार्जेस की हमें बात करनी है, आउटसाइड द क्लोज सरफेस के चार्जेस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इक्वेशन है ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। Yeah, that E dot ds is equals to sigma q in upon epsilon naught. Okay, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं according to this theorem or law, the electric flux associated by a closed surface is the product of total charge inside the closed surface and 1/ε0। यानी जो टोटल चार्ज है उस सरफेस के अंदर मल्टीप्लाई बाय 1/ε0। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इसका बहुत एलिमेंट्री, अगर सपोज तो एग्जांपल मैं इसका लेता हूं। क्लियर, सपोज दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये क्लोज्ड सरफेस है और इसमें जो चार्जेस हैं वो 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और एक बाहर चार्ज भी कंसिडर कर लेते हैं -4 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये जो चार्जेस है हमें कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करो। तो उस सिचुएशन में जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे फाई ई, तो हम केवल इनसाइड वाले चार्जेस को ही ऐड करेंगे, और एडिशन में भी ध्यान रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन का। तो ये क्या होगा? देखो, दिस विल बी 2 - 3 ओके एंड +5 डिवाइडेड बाय ε0, और ये माइक्रो साथ में रहेगा। क्लियर, तो 10⁻⁻6 लिख सकते हो माइक्रो की जगह, 10⁻⁻6, और यूनिट क्या होती है? वोल्ट इंटू मीटर। ओके, यूनिट याद रहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि कूलम डिवाइडेड बाय जो इसकी यूनिट है, ओके, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वोल्ट इंटू मीटर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो दिस विल बी व्हाट? देखो, 5 और 2 7 में 3 गए 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ε0 की वैल्यू रखोगे 8.854 10⁻⁻12।
इसको जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो इस तरह से हम इस गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड चार्ज का यहाँ कोई रोल नहीं होता। ओके, आउटसाइड जो चार्जेस होते हैं सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स का कोई उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। क्लियर? एक और चीज ध्यान रखना कि नेट फ्लक्स जो होता है, जिसको हम नेट आउटवर्ड फ्लक्स कहते हैं, वो आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स के इक्वल होगा। यानी आउटवर्ड बाहर कितना जा रहा है माइनस इनवर्ड, यानी उस सरफेस के अंदर कितना आ रहा है, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये चीज भी ध्यान रखनी है अपने को कि किस तरह से हम, वैसे तो हम जब फॉर्मूला यूज लेंगे तो अपने आप वो इसी तरह से कैलकुलेट होगा, आगे मैं न्यूमेरिकल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये ध्यान रखना कि आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स को हम नेट फ्लक्स कहते हैं। अगर कोई सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है ही नहीं, क्लियर, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होता है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकेंड एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लियर, और यहाँ मैंने कोई ये क्लोज्ड सरफेस कंसिडर की एस, ये क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको कंसिडर किया है एस, ये क्लोज सरफेस है। उस सिचुएशन में देखो जितनी लाइंस इसमें इनवर्ड है उतनी ही लाइंस इसके आउटवर्ड है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, यहाँ अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जब Q इन यहाँ पर जीरो है तो फाई E जो होगा इस सिचुएशन का वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, और क्यों है जीरो, देखो 3 नंबर ऑफ लाइंस इसमें इनवर्ड है, 3 ही आउटवर्ड है, तो दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर? तो जो फ्लक्स है वो नेट लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्क करता, तो वहां से ओरिजिनेट होती तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव आता। अगर इस सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता तो उसका फ्लक्स नेगेटिव आता। क्यों आता होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट होगी वहां पे लाइंस आके, तो टर्मिनेट जब होती है तो अंदर वाली लाइंस बढ़ जाती है, बाहर वाली कम हो जाती है, तो उस समय ये फैक्टर बड़ा होगा, ये फैक्टर कम होगा, तो वो फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक क्लोज्ड सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो कब, जब चार्ज है ही नहीं। पॉजिटिव कब, जब पॉजिटिव चार्ज हो। और फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, जब उस क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो इसको नोट करो एक बार। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द proof of this Gauss theorem of electrostatics, okay, और Gauss law of electrostatics, तो इसी को हम प्रूव करते हैं। क्लियर? प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज वी आर कंसिडरिंग एन स्फेरिकल सरफेस, ओके, एक स्फीयर हम कंसिडर करते हैं, दिस इज द स्फीयर, नॉट द सर्कल, एंड हैविंग द रेडियस स्मॉल r, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और यहां हमने एक प्लस Q चार्ज सेंटर पर कंसिडर किया। क्लियर? वी कंसिडर अ प्लस Q चार्ज एट द सेंटर। इन दिस सिचुएशन सपोज मुझे एक सरफेस एलिमेंट लेना हो, तो वो सरफेस एलिमेंट मैं यहां पर ले रहा हूं। जैसे मैंने अभी बात की थी कि ये अगर मेरे पास में स्फीयर है तो इस स्फीयर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने एक सरफेस एलिमेंट को कंसिडर किया है। क्लियर? तो यही सरफेस एलिमेंट इस तरह का सर्कुलर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। सरफेस एलिमेंट कैसा होगा, सर्कल होगा, जबकि ये बॉडी कैसी है, स्फीयर है। तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, अगर मैं एन कैप कहूं या एस कैप कहूं तो परपेंडिकुलर टू दिस वन। मैंने बताया था हर क्लोज सरफेस का जो डायरेक्शन होती है एलिमेंट की वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस सरफेस एलिमेंट के लिए, बहुत स्मॉल होता है सरफेस एलिमेंट, एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम दैट चार्ज। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में E की डायरेक्शन किधर होगी, इसी सरफेस एलिमेंट ds की डायरेक्शन के एलो। ये जो सरफेस एलिमेंट है इसको हम ds कह रहे हैं। क्लियर? दिस ds इज द सरफेस एलिमेंट जो हमें यहाँ पर लेना था। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लिखता हूं, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड
with sphere of radius r is phi e। इसको कैसे लिखेंगे? क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, यही होगा। क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा क्योंकि ये सरफेस प्लेन नहीं है। अगर प्लेन सरफेस होती है तो इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्लेन का एरिया हम E डॉट s कर देते, क्लियर, या E डॉट ds। अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, इस E और ds का डॉट प्रोडक्ट करना है। एंगल कितना है देखो, ds वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल है, क्लियर। तो यहाँ E और ds पैरेलल होने के कारण ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, E ds cos 0, क्लियर। यहाँ एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दिस इज E वेक्टर इज पैरेलल विद दिस ds वेक्टर, ओके। E और ds दोनों पैरेलल है, n कैप ds की ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो cos 0 is 1, so it is simply integral E ds, ओके। अब क्या इस हर s सरफेस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी? ये मैग्नीट्यूड है, यस रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस r सेम है। आप इस स्फीयर के सेंटर पर आपने प्लस चार्ज रखा, तो इसके हर पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो सेम आएगा, एंड दैट विल बी kq/r², ओके। kq/r² उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है हर ds एलिमेंट के लिए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिख सकते हैं, ओके। तो ये फ्लक्स क्या आ जाएगा, E इंटीग्रल ds। ये प्रोसेस को समझना कैसे कर रहे हैं हम फ्लक्स को कैलकुलेट, क्योंकि आगे हम 3 थ्योरम कर इसके जो एप्लीकेशंस करेंगे इस गॉस लॉ की, वो इंपॉर्टेंट भी है, और उसमें हम सभी एप्लीकेशन में पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड करेंगे और गॉस थ्योरम में पुट कर देंगे उसको, ओके, वैल्यूज को। तो इसलिए समझना इसको। अब इंटीग्रल ds किसे रिप्रेजेंट करता है? देखो आपने क्या किया, ऐसे ds सारी जगह पे छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए और उन सबका सम कर दिया। तो इंटीग्रल ds का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, या फिर ये जो मैं स्फीयर ले रहा हूं, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ये इंटीग्रल ds को रिप्रेजेंट करेगा। और स्फीयर जिसकी रेडियस r है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², ओके। वॉल्यूम तो होता है 4/3πr³ और सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो इस सिचुएशन में हम इस इंटीग्रल ds को क्या लिखेंगे, E इंटू 4πr², क्लियर। अब हमें पता है कि E का मैग्नीट्यूड क्या है, kq/r², ठीक है। r डिस्टेंस के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो q चार्ज के कारण, तो E की वैल्यू भी अगर हम लिखें तो इट इज k का मतलब 1/4πε0 q/r², ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और 4πr² हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। इंटीग्रल ds की वैल्यू थी ये 4πr², तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो बचा क्या, q/ε0, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी से हम इस गॉस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम यही थी, phi = q/ε0। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, +q है, और ε0 इसकी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हम कह सकते हैं, क्लियर। तो इट इज अ सिंपल वे इन विच वी कैन प्रूव दिस गॉस थ्योरम और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। अगर सपोज हमें कहे कि गॉस लॉ से आपको कैलकुलेट या डिराइव करना है कूलम्ब्स लॉ, ओके, गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखो नोट लगा के मैं इसी केस के रिगार्डिंग बता सकता हूं। गॉस कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, ओके। एक नोट हम यहां पर लगा सकते हैं कि हमें अगर कूलम्ब्स लॉ फाइंड करना हो, डिराइव करना हो यूजिंग द गॉस लॉ, तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, देखो E इंटू 4πr², इसी को हमने फ्लक्स कहा था। यही केस करके हम इसमें फ्लक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, और गॉस लॉ को अगर यूज लें तो q/ε0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो यहां से इट विल बी q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही एक्चुअल में। ओके, तो फोर्स अगर मान लो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट फाइंड करना हो, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, देन उस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई, ये लिखेंगे F इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू होती है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यही तो है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूफ। ओके, तो हमने गॉस लॉ को यूज लेके हमने कूलम्स लॉ को यहाँ पे प्रूव किया है विद द सेम एग्जांपल। ओके, सो नोट डाउन। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में सीबीएसई के रिगार्डिंग आ रखा है, वो न्यूमेरिकल। तो वो क्या है, इसमें सिचुएशन ये है, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको एक सिलिंड्रिकल शेप या सिलिंड्रिकल बॉडी गिवन है, या सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस हम कह सकते हैं, और इस सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस को की जो हाइट है सिलेंडर की, दैट इज 1 मीटर, एंड ओरिजिन से, ये मान लो एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन में गिवन है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, दैट इज 50x आई कैप। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने 50x आई कैप, और हमें कहा गया कि एक तो फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट है इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सेकंड अपने को फाइंड करना है, सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज हमें उस सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब फ्लक्स आ जाएगा तो हम सीधा गॉस लॉ लगा के उससे चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स जो है वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा जो सिलेंडर के इनसाइड में। ओके, अब इस सिचुएशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर इस सिलेंडर को कंसीडर करें, देखो इस सिलेंडर को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ जो मैंने अगर एक सरफेस एलिमेंट लेता हूं तो इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसको E1 कहूं या EL कहूं, ER सॉरी, राइट हैंड साइड में है ना, और ये NR कैप हो गया, R मीन्स राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इसको ले लेंगे। लेकिन यहां अगर देखा जाए इस सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आई कैप लगा है, तो इन दिस सिचुएशन फॉर द आई कैप दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, दैट इज नॉट अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस। ओके, सो इन दिस सिचुएशन EL की जो डायरेक्शन है वो तो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड इस एन कैप अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस का लूंगा तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो इन दिस सिचुएशन दिस एल कैप जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो NR कैप और ER वेक्टर दे आर पैरेलल, while EL वेक्टर एंड NL कैप दे आर एंटी पैरेलल। क्लियर? तो ये सिचुएशन आपको एंगल्स यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे कि सरफेस और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है। अगर सपोज करो कि हम एक सरफेस एलिमेंट यहां भी लेते हैं, जैसे मैंने इस क्लोज सरफेस के लिए लिया, यहां भी अगर एक सरफेस एलिमेंट लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एन कैप की इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये कितना एंगल बना, 90, और 90 के लिए cos 90 की वैल्यू 0 आती है, यानी इस कर्व्ड सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स की वैल्यू है वो 0 होगी। क्लियर? कर्व सरफेस के अलोंग
फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी। केवल जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला और ये वाला, इसके अलोंग ही फ्लक्स आपको मिलेगा। क्लियर? अब उस फ्लक्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट हम फाई एल की बात करें तो फाई एल यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो सरफेस है तो उसके लिए अभी ये प्लेन सरफेस हो गई एक तरह से, तो प्लेन सरफेस के लिए हम सीधा सा क्या लिखते हैं, ई एल डॉट डी एस या एस एल लिख सकते हैं। ठीक है, ई एल और एस एल का डॉट प्रोडक्ट, एंगल कितना है ई एल और एस एल में 180 डिग्री है, तो दिस विल बी ई एल एस एल कॉस 180 डिग्री। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर फाइंड करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो ई एल की अगर मैं वैल्यू इस पॉइंट पर कहूं तो दिस इज 50 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स कितना है यहाँ 1 मीटर। क्लियर? तो x इज 1 मीटर, सो इट विल बी 1। सो इसको हम 50 लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली 50 न्यूटन पर कूलम अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, सो दिस वन विल बी 50 एंड SL देखो आपको गिवन है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट 25 इंटू 10 टू द पावर -4 यही मिलेगा। और इसको हम अगर सॉल्व करें तो 1250 10 टू द पावर -4 ओके, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख लेते हैं अभी यूनिट। ओके, क्योंकि हमें वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हो वैसे। और ये कितना हो जाएगा 0.12 और नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में। ओके, यहाँ एक cos 180 का नेगेटिव साइन भी है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली अगर हम फाई आर की बात करें, राइट हैंड साइड में जो ये सरफेस है इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ई आर डॉट एस आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। एल की जगह आर ले लिया मैंने, राइट हैंड साइड में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन दोनों में देखो एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो दैट विल बी व्हाट ई आर एस आर कॉस 0 और कॉस 0 +1 होता है तो सिंपल ई आर एस आर आ जाएगा, ये इट इज ई आर एस आर। क्लियर? यहां भी हम लिख सकते हैं माइनस ई एल एस एल। क्लियर? अब ई एल की वैल्यू ई आर की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम देखें तो ई आर अगर कैलकुलेट करोगे तो 50 टाइम्स ऑफ, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1 + 1 2 मीटर हो गए। ओके, 1 + 1 इज 2 मीटर, तो ये 2 मीटर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 100 न्यूटन पर कूलम 50 इंटू 2, तो ये ई आर की वैल्यू हुई, एस आर हुई है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर का लो चाहे इधर का लो एक ही बात है। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, इट इज सिंपल 100 टाइम्स ऑफ 25 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 2500 हो गया, तो दिस विल बी 2500 इंटू 10 टू द पावर -4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2500 10 टू द पावर -0.2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यही मिलेगा। अब नेट टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करो, सिंपल। ओके, और देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये फ्लक्स इनकमिंग होगा और ये आउटगोइंग होगा, तो अपने आप उनका जब समेशन करोगे ना तो इसमें से ये सबट्रैक्ट हो रहा होगा, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे फाई, तो ये कितना होगा फाई एल प्लस फाई आर, तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.2500 माइनस 0.1250 ये आएगा। देखो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने कहा था अगर हम डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली लेते हैं तो वो इनकमिंग फ्लक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा और आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो यहाँ पर ऐड होगा। तो 2500 माइनस ऑफ दिस वन, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 0.1250 ये वैल्यू आएगी और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, 0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
दैट विल बी द नेट फ्लक्स। एक तो आंसर ये हो गया जो अपने को चाहिए था। दूसरा आंसर यहाँ पर कैसे फाइंड करें, टोटल चार्ज इसमें पूछा क्यू इन, तो क्यू इन को हम फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, क्योंकि फाई ई क्या होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन कैलकुलेट करना है तो फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक तरह से, इसको फाई ई लिख सकते हैं। तो आपको केवल इन दोनों की वैल्यूज को लिखना है, पॉइंट फाई ई कितना आया 1250 और एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 टू द पावर -12, ये क्या है क्यू, यूनिट क्या होगी कूलम। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अराउंड ये 1.11 10 टू द पावर -12 कूलम आएगा, और 10 पावर -12 को हम पीको बोलते हैं। ओके, जैसे नैनो 10 पावर -9, पीको 10 पावर -12, so this will be nearly equals to 1.11 pico coulomb. Small p is the prefix called pico, 10 to the power -12. Okay, so note down till this one. ऐसा ही क्वेश्चन आपको कोई एक पर्टिकुलर क्यूब देके पूछा जा सकता है, वैसा भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, क्यूबॉइड देके पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना आपको हैंडल आना चाहिए, और इम्पोर्टेंट है जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, नेट फ्लक्स किसी गिवन क्लोज सरफेस कह रहा हूं। तो आज का जो ये लेक्चर है इसको मैं वापस सम अप कर देता हूं। हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आने वाली जो 3 एप्लीकेशंस हम गॉस लॉ की करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनता है। ओके, सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस की डायरेक्शन के अलोंग और सरफेस दोनों का प्रोडक्ट ई कॉस थीटा और एस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि ये नेट कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस पर्टिकुलर गिवन एरिया से पास हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। फिर हमने ये देखा कि अगर इरेगुलर सरफेस हो तो उसके लिए हम सिग्मा या इंटीग्रल ई डॉट डी एस से कैलकुलेट करते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल होता है, और अगर वो सरफेस क्लोज्ड हो जाए तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस लिखा जाता है। क्लियर। फिर हमने गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, दैट इज टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड। देखो गॉस लॉ तभी लगती है जब सरफेस जो है वो क्लोज्ड हो, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, और क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू इन क्या है, ये एक पर्टिकुलर टोटल चार्ज उस क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर हम उसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने उसी लॉ को प्रूव किया एक सिंपल सा स्फेरिकल सरफेस लेते हुए जिसके सेंटर पर हम चार्ज क्यू रखते हैं। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने ई डॉट डी एस को आगे सॉल्व करके ई बाहर लेके इंटीग्रल डीएस को 4πr² लिख के इसको कैलकुलेट किया था कि फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और वो फ्लक्स कितना आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम प्रूव हो गई, और फिर हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से ही कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव किया यूजिंग द सेम एग्जांपल। फिर एक पर्टिकुलर सिलेंडर का केस हमने लिया था जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेट उस सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड, वो डिस्कस किया। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है गाउसियन सरफेस, जिसकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा एप्लीकेशंस के साथ में। तो गाउसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस होती है जो किसी पर्टिकुलर चार्ज्ड बॉडी के सराउंडिंग इमेजिन की जाती है। क्योंकि अगर मान लो आपके पास में कोई एक वायर है जिसपे कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप उससे एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करना चाहते हो, या आप उस पे टोटल चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें एक गॉस लॉ लगाने के लिए एक क्लोज सरफेस चाहिए होती, और वो क्लोज सरफेस अगर नहीं है तो हम इमेजिन करते हैं, और उसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम गाउसियन सरफेस बोलते हैं। ओके, तो गाउसियन सरफेस हम कंसिडर करते हैं, और वो गाउसियन सरफेस ऐसी होती है कि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अबाउट सिमेट्रिकल। जैसे अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल लेंगे, अगर मान लो स्फेरिकल बॉडी है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी हम स्फेरिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास कोई वायर है जिसके अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस को सिलिंड्रिकल लेंगे, और अगर सपोज करो हमारे पास कोई शीट है, उस शीट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां हम सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं और हम क्यूबॉइड भी ले सकते हैं।
क्लियर। तो इस गाउसियन सरफेस की बात करेंगे और 3 एप्लीकेशन हमें करनी है। वायर के कारण एक आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, एक किसी पर्टिकुलर शीट पर चार्ज गिवन है उस पर उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी आर डिस्टेंस पर, बट वो आर से इंडिपेंडेंट होगा। और प्लस थर्ड हम करेंगे कि स्फेरिकल शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है उसके आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। Okay, so wait for the next lecture. Watch the particular video again. अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, and thank you for watching. Bye.